हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से करवाने जा रहा हूं। और ये मेरा पार्ट 3 होगा। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी उसी तरह का समझने वाले हैं जिस प्रकार के हमने पार्ट 1 में प्रत्येक प्रश्न को समझा था और पार्ट 2 में प्रत्येक प्रश्न को समझे थे। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाता हूं पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, जो पिता ने अपने 3 संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के रेशियो में करता है, यानी कि 1:2:3 के अनुपात में करता है। ठीक है, और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। वो अपने लिए कितना रुपया रखता है? 1,00,000 रुपया। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो, यानी कि 2.5 लाख रुपया हो, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, यानी कि प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। अब देखिए बच्चों, आप ये लोग यहाँ पे आ जाइए, मैं आप लोग को प्रश्न समझाता हूँ। देखिए, एक पिता है जिसके 3 संतान है। तीनों संतान में वो क्या करता है, तो 1:2:3 के अनुपात में वो संपत्ति को बंटवारा करता है। और बंटवारा करने के बाद क्या करता है, तो उसके पास कुल जो है ना सो 2.5 लाख था। तो 2.5 लाख में से वो क्या किया, तो 1,00,000 अपने रख लिया। 1,00,000 यानी कि क्या पता कल के डेट में वो बच्चे हमें खाने के लिए ना दे या पीने के लिए ना दे, तो वो अपने लिए इसलिए वो 1,00,000 रुपया रख लिया। और 1.5 लाख को क्या किया, तो वो तीनों मतलब संतानों के बीच में बांट दिया। तो चलिए अब यहीं से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि देखिए हमारा ये 1:2:3 जो ये अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात में दिया हुआ है इसीलिए इसको हम मान लेते हैं। अगर अनुपात में नहीं दे के डायरेक्टली हमें दिया रहता प्रश्न में, जो किस मतलब 5, 6 इस प्रकार से दिया रहता, तो हम डायरेक्टली इसको हॉल कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो लेकिन इसमें हम मानेंगे, क्या मानेंगे, जो माना कि पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच संपत्ति, ठीक है ना, जो हम लिख रहे हैं आप लोग को भी वही लिखना है, संपत्ति का बंटवारा क्रमशः x, 2x तथा 3x में करता है। देखिए, माना कि पिता अपने तीनों संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा क्रमशः x, 2x तथा 3x में करता है, इतना के रूप में करता है। अब देखिए, उसके पिता ने, तो कहने का मतलब हुआ जो 1.5 लाख रुपया ही बांटा, क्यों रुपया था उसके पास कुल 2.5 लाख रुपया, लेकिन वो क्या किया, तो 1,00,000 रुपया मतलब अपने पास रख लिया और 1.5 लाख रुपया को क्या किया, तो वो तीनों संतान के बीच बांट दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर समझे हम, मान लीजिए आपके पापा के पास 25 रुपया है और आप 3 भैयारी है। आप कितने भैयारी हैं, तो 3 भैयारी है। अगर वो पापा आपके 10 रुपया रख लेते हैं अपने पास और जो बचता है शेष रुपया को आप तीनों भैयारी के बीच बांट देते हैं, तो कहने का मतलब हुआ 10 रुपया रखिए, तो ये इस 15 रुपया को ही आप तीनों भैयारी के बीच बांटे हैं। समझ में आ गया होगा। तो वहीं से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो प्रश्न में क्या बोला, जो तीनों भैयारी के बीच, तो हम माने हैं जो प्रश्न में जो x + 2x + 3x, यानी कि पहले मतलब संतान को x रुपया दिया, दूसरे संतान को 2x और तीसरे संतान को 3x रुपया दिया। इस तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 1.5 लाख रुपया के बराबर होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इतना 1.5 लाख रुपया के बराबर में होगा या नहीं होगा। कैसे होगा, क्योंकि जब तीनों संतान को 1.5 लाख रुपया ही बांटा है, तीनों संतान के बीच 1.5 लाख रुपया ही बांटा है, तो जब हम तीनों संतान को के रुपया को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो हमारा 1.5 लाख के बराबर में आएगा। और यहाँ से हमारा प्रश्न अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 5, 1, 6x = 15 लाख, यानी कि 1,50,000। एक आधा ही सीख रहा, 10,000 लाख, 10 लाख, ठीक है, 1 0 नहीं होगा। अब यहाँ से x = x बराबर 1.5 लाख, अब 6 होगा। यहाँ से जब आप काटेंगे तो 25 6 का 150, यहाँ से 25 गया और 1 2 3, यानी 25,000 रुपया। x का वैल्यू कितना निकल के आया, 25,000 रुपया।
एक्स का वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें प्रश्न में मांग रहा है वो हम निकाल देंगे, जो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला लिखेंगे। अतः प्रत्येक संतानों को मिली राशि, मतलब प्रत्येक संतान को कितनी कितनी राशि मिली। तो प्रथम को एक्स था तो एक्स को यानी कि 25,000 फर्स्ट पहला को, तथा दूसरा को कितना 2x, तो 2 यहाँ पे हम लिख के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला को x मिला था, दूसरा को 2x और तीसरा को 3x मिला था। तो पहला का क्या हो गया 25,000 और 2x, 2 के जगह हम जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 और 3 यानी कि 75,000। आंसर इतना रुपया सबको मिलेगा। तो कैसा लगा प्रश्न नंबर आपको 7, अच्छा लगा या नहीं लगा, ये आप लोग लाइक की मतलब कमेंट कर सकते हैं। जहां सर प्रश्न नंबर 7 हमको समझ में नहीं आया या आ गया, अगर आप लोग को कहीं इसमें प्रॉब्लम होता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 को समझेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और उसको भी हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं और तब तक में पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम में फंसाता है। प्रश्न नंबर सबसे पहले क्वेश्चन मेरा जो 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आ जाइए आप लोग हमारे पास, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ। 11 के 3 गुणज है, अगर आपसे 11 का 3 गुणज लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि 11, 22 और 33, ये 11 का ही 3 गुणज है, 11 का 3 गुणज है। ये इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं तो लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू 11 मान ले, x का वैल्यू 11 मान ले, तो कहने का मतलब हम यहाँ पे x लिखेंगे। अगर माने जो x का वैल्यू 11 है, क्योंकि अभी तो हमारा नहीं न दिया हुआ है जी, जो 11 है वो वैल्यू या 22 या 33 है, या इसका मतलब कहने का मतलब ये भी हो सकता है, जो कहने का मतलब 44, 55 और 66 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें प्रथम नहीं बोल रहा है इस प्रश्न में, इसमें बस बोल रहा है क्या, तो 11 के लगातार 3 गुणज, कहने का मतलब 44 के बाद 55 ही आता है, 55 के बाद 66 ही आता है, लगातार होना चाहिए, उसके बाद वही आना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब हुआ, अगर हम यहाँ पे x मानते हैं तो यहाँ पे x प्लस 11 मानेंगे और यहाँ पे x प्लस 22 मानेंगे। कैसे मानेंगे तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर x 11 का मान x हुआ, 11 का मान मतलब x का मान कितना हुआ 11 हुआ, तो 11 प्लस 11 22, 11 प्लस 22 33। देख रहे हैं लगातार आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, लगातार आ रहा है ना। कहने का मतलब अगर हम 11 मतलब x बराबर 11 लेंगे, क्योंकि हमारा 11 का ही 3 गुणज है, तो हम सबसे पहले तो 11 का प्रथम गुणज 11 ही होता है, तो वो ही लेंगे। तो अगर हम x बराबर 11 लेंगे तो दूसरा क्या होगा 11 का गुणज x प्लस 11, क्योंकि जब x का वैल्यू हम 11 रखेंगे तो 11 11 22 हो जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे मिल जाता है, दूसरा वैल्यू होता है और लगातार भी हो रहा है। तो इसीलिए हम मानेंगे यहाँ पे, माना कि 11 के लगातार 3 गुणज क्या मानेंगे x प्लस 11 तथा x प्लस 22 है। अब बस प्रश्न हो गया हमारा सॉल्व। अब यही से हमारा प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएगा और बन जाएगा। तो आप लोग आशा करता हूँ कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। ये चीज़ जो मैंने आप लोग को नीचे में भी समझाया था अच्छे तरीके से आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा। अब यहाँ से प्रश्न से, और इसके योग कितना दिया हुआ है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग कितना दिया हुआ है, तो 231 दिया हुआ है, 231 दिया हुआ है। तो चलिए हम सभी को जोड़ते हैं। तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 231 के बराबर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से x 3x प्लस 22 प्लस 11 33, यानी बराबर 231 हो जाएगा। और यहाँ से 3x इक्वल टू 231 और माइनस ये 3 इस साइड आएगा तो घट जाएगा, तो यानी कहने का मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये एक 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 198। अब बाय देखिए यहाँ पे गुना के संबंध में 3 है तो यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 का 3 और 3 6 का 18, 3 6 का 18, x बराबर 66 निकल के आया। यहाँ पे लिखेंगे अतः 11 के लगातार 3 गुणज, 11 के लगातार 3 गुणज क्या सब माने थे हम,
x माने थे, x प्लस 11 माने थे और x प्लस 22 माने थे। तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ चुका है 66 और कोमा, जब 66 प्लस 11 करेंगे तो 77 होगा, 77 प्लस 22 करेंगे तो 88 होगा, 66 प्लस 22 करेंगे तो 88 होगा। आप देख सकते हैं अगर 66, 11, 77, 11, 88 करने का मतलब ये लगातार है, और जब इस तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये 231 आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो और हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को भी, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मतलब आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग तब तक के लिए मतलब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को फिर क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार की हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को समझा था, उसी प्रकार 9 को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। तो मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरगाना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। देखिए, एक बाल मेला आयोजन किया गया जिसमें कि विजेता को 2 कलम दिया गया और शेष को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, बस आपको समझने में नहीं आता है इसीलिए। तो चलिए हम लोग आपको समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग हमारे साथ आ जाइए, आपको समझाते हैं। देखिए, क्वेश्चन 9 बोल रहा है जो एक स्कूल में क्या हुआ, तो बाल मेला लगा जिसमें कि जो बहुत सारे प्रतिभागी ने 100 कुल प्रतिभागी ने भाग लिया। तो बहुत सारे ऐसे भी जैसे कि कबड्डी खेल हुआ, क्रिकेट हुआ, और आप बोल सकते हैं शतरंज हुआ या दौड़ हुआ या कूद हुआ, ऐसी विभिन्न प्रकार के खेले में तो विजेताओं को 2 कलम दिया गया। और बाद बाकी जितने भी उप विजेता रहे या आप बोल सकते हैं विजेताओं के बाद जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग लिए थे सभी को 1-1 कलम दिया गया, जिसमें कि उसका कुल 120 कलम खर्च हुआ और कुल 120 विद्यार्थी थे। तो हमें पूछ रहा है जो विजेताओं कितने थे, तो हम मान लेंगे जब हमें नहीं पता है जो विजेताओं की संख्या कितनी है तो हम मैथ के अध्यापक हैं तो मान लेंगे क्या, जो माना कि विजेताओं की संख्या x है। तो जब विजेताओं की संख्या x है, ठीक है, तो हमें बोल रहा है और मानेंगे क्या, जो विजेताओं को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागी, तो शेष सभी प्रतिभागियों की संख्या, शेष सभी प्रतिभागियों की संख्या। अब देखिए, कुल हमारा 100 बच्चा था, कुल हमारे कितने थे 100 प्रतिभागी ने भाग लिया था, जिसमें कि एक x विजेता थे, तो हमारे मतलब प्रतिभाग शेष कितने होंगे, तो 100 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि कुल 100 था जिसमें से अगर हम मान लीजिए 20 है तो 100 में से 20 घटा लेंगे तो 80 निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लिए हम, तो इतना संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रश्न से देखिए, विजेताओं को कितना पेन दे रहा है, तो 2 पेन दे रहा है, और प्लस उप विजेताओं को 100 माइनस, यानी कि उप विजेता आप बोल सकते हैं या सभी प्रतिभागी, शेष सभी प्रतिभागी की संख्या विजेताओं को छोड़कर यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेष सभी प्रतिभागी की संख्या, विजेता की संख्या x है, शेष सभी प्रतिभागी की संख्या, इसको 1 कलम दिया जा रहा है। तो हमारा कुल यानी कि 120 कलम क्या हो रहा है, तो खर्च हो रहा है। तो हमें विजेताओं की संख्या निकालना है। अब बताइए बच्चों, आप लोग को यहाँ से x का वैल्यू नहीं पता चल सकता है, पता चल जाएगा आराम से, बिल्कुल ही आसान है। और इसी प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। बस कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर होगा नहीं, आप लोग को प्रश्न पढ़ने में नहीं आएगा, आप लोग जब तक प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम होगा और समझने में कठिनाई होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 से इस x का मल्टीपल कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस फिर 1 को जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो x बराबर 120 आ जाएगा। अब जब यहाँ से 2x में से 1 x चला जाएगा तो x बचेगा, और ये 100 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो 120 माइनस 100। तो चलिए यहाँ से x बराबर 120 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो 20, कहने का मतलब हमें विजेताओं की संख्या निकल के आ गया, और वही निकालना भी था। अतः विजेताओं की संख्या कितना, तो 20 है। विजेताओं की संख्या 20 निकल। अगर आप शेष विजेताओं को छोड़कर देखिए, मैंने 20 बताया भी था, आंसर में भी 20 निकल के आ गया।
सेम कंडीशन मतलब निकल के आ गया। तो अगर शेष विजेताओं की संख्या पूछे तो 80 निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं आप प्रश्न को, मतलब जो हमारा प्रश्न सही बना है या गलत बना है, तो आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर 20 निकला है विजेताओं की संख्या तो 2 से गुना कीजिए, क्योंकि प्रत्येक विजेताओं को 2 पेन दिया जाता है, तो 20 दूना 40 पेन, तो हमारा यूं खर्चा हो गया। और शेष हमारे 80 विजेता बचे, जिसमें कि प्रत्येक को 1 पेन दिया जा रहा है, तो 1 से गुना कीजिए, यानी कि 80 पेन खर्चा हो। तो टोटल कितना पेन खर्चा हो गया? 120 पेन खर्चा हो गया, यानी कि खत्म हो चुका है। तो और वो ऐसे भी प्रश्न में भी 120 है, जिसका कहने का मतलब हुआ जो हमारा बनाया हुआ सवाल सही है और सत्य है, इसमें गलत का कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, जो रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। बस यही लाइन में ट्विस्ट है, इसे ही आप लोग को मैं समझा दूंगा तो आप लोग बना सकते हैं। 5 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों की हमें वर्तमान आयु का बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग हमारे पास आ जाइए, हमारे पास आइए। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या आ रहा है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र जो है, सो रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से रवि का अगर उम्र हमें पता चल जाए तो रवि के पिता का निकल सकता है। कैसे? अगर रवि के उम्र निकल जाए, रवि का उम्र निकल जाए, अगर रवि का हमें उम्र निकल जाए। अब आइए बच्चों देखिए, रवि का वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि का उम्र जो होगा उसमें 3 से गुना करके और 5 जोड़ देंगे तो हमारा उसके पिता का वर्तमान उम्र निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें पहले पता चले ना जो रवि का उम्र वर्तमान उम्र है कितना, वो पता चल जाए तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो हमने मतलब हम मैथ के अध्यापक हैं और मैथ में क्या होता है, तो जो हमें नहीं पता रहता है वो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लेंगे सिंपल सा, माना कि यहां से एक सेकेंड, माना कि रवि का वर्तमान उम्र हमें नहीं पता था x वर्ष है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत मेरे बच्चों नहीं होना चाहिए। मैंने क्योंकि हमें नहीं पता था रवि का वर्तमान उम्र। आप बोलेंगे सर पिता का ही उम्र वर्तमान उम्र क्यों नहीं मान लिए? क्योंकि हमारा प्रश्न में दिया हुआ है जो रवि के पिता का उम्र रवि के वर्तमान उम्र के रवि का जो उम्र होगा उसका तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर हम रवि का मान लेंगे तो ऑब्वियसली उसके पिता का भी हमें निकल के आ जाएगा। इसीलिए हम इसको मतलब रवि का माने। माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो उसके पिता का वर्तमान उसके पिता का वर्तमान उम्र उसके पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा कि इसके तिगुना, इसका तिगुना करेंगे तो 3 से तिगुना मतलब 3 से गुना से 5 वर्ष अधिक, तो तिगुना करके इसमें 5 जोड़ देंगे। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपका उम्र 10 वर्ष है और आपके पापा का उम्र आपके तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो इसमें अगर आपका उम्र यानी कि पुत्र का उम्र ये हुआ और पिता का उम्र, तो तिगुना करेंगे तो 10 दिया, यानी कि तिगुना करेंगे तो 10 में 3 से गुना करेंगे और प्लस 5 कर देंगे, तो 10 या 30 प्लस 5 35। तो इसमें तो हमारा x था इसीलिए वो निकल के नहीं आया, बाद आगे निकल के आ जाएगा। आंसर जब निकल के x का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो वो भी निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब हम प्रश्न जब पढ़ेंगे तो बोल रहा है जो 5 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, इसमें बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अब चूंकि 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या हो जाएगा? रवि का उम्र, तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र जो है वो कितना है? एक सेकेंड, हाँ उम्र सही लिखा हुआ है, उम्र से मतलब रवि का उम्र x + 5 वर्ष हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैं 10 साल का हूँ, अब 5 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 15 साल का हो जाऊंगा ना, 15 साल का। अगर मैं अभी 15 साल का हूं तो 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाऊंगा? 25 साल का, क्योंकि अभी 15 का हूं, 10 वर्ष बाद तो 15 में 10 जोड़ देंगे 25। अगर मान लीजिए अभी मैं 20 साल का हूं और हम 5 वर्ष पहले अगर पूछे तो 5 वर्ष पहले यानी कि घटा देना है, तो 10 साल मान लीजिए अभी 15 साल के हैं तो 5 वर्ष 20 साल के हैं, 5 वर्ष पहले तो 15 साल के होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब लिखेंगे तथा
5 वर्ष बाद दो, देखिए निकालेंगे, अगर 5 वर्ष बाद रवि का भी निकालेंगे तो उसमें पिता का भी निकालेंगे, क्योंकि अगर हम 5 वर्ष बढ़े हैं, इसका कहने का मतलब हुआ आप भी ना 5 वर्ष बढ़े हैं, कि आप नहीं बढ़े हैं 5 वर्ष, आप भी बढ़े हैं 5 वर्ष, मेरे पिता भी 5 वर्ष, यानी कि प्रत्येक इंसान 5 वर्ष बढ़े हैं। ये नहीं जो आप रवि के उम्र में आप लोग गलती करते होंगे, जो रवि का उम्र में 5 वर्ष बढ़ा देते होंगे, बट पिता का उम्र में बढ़ाते ही नहीं होंगे, वो गलती करते होंगे आप लोग। नहीं, पिता का भी उम्र बढ़ाएंगे, क्योंकि जब रवि बढ़ रहा है 5 साल, इसका कहने का मतलब ये, वो उसका पापा बैठा नहीं है, उसके पापा का भी उम्र बीत रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र, और इसमें भी क्या करेंगे तो 3x + 5 था, वो पहले से था, इसमें भी 5 वर्ष और जोड़ देंगे। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ये 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अब देखिए यहाँ से प्रश्न से अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दोनों की उम्रों का योग 47 वर्ष है, 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र, यानी कि पिता का उम्र, बेटा का उम्र और पिता का है 3x + 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 47, यानी कि 47 यानी 47 वर्ष आ जाएगा। इम्प्लाइज डेट देते हुए इसको सॉल्व करेंगे, x और 3x 4x अब +5 और 10 15 बराबर 47। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों आप लोगों को, क्योंकि मैंने जिस प्रकार आपको, देखिए प्लस में 15 इधर आएगा तो -15, 4x = 7 में से 5 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 3, तो x = यानी कि 32 अब 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 से कट जाएगा 8 मंथ में, तो x = 8 निकल के मेरा आ जाएगा। कहने का मतलब रवि का वर्तमान उम्र कितना था? 8 वर्ष था। रवि का वर्तमान उम्र कितना था? तो 8 वर्ष था। दोनों का वर्तमान उम्र हमने निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत मिटा लेते हैं, यहाँ पर या यहीं पे लिख देते हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखेंगे अतः रवि का वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 8 वर्ष एवं उसके पिता का वर्तमान उम्र 3 × 8 + 5, 3x था तो 24 5 29 वर्ष। और आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 10 भी, मतलब 9 और 10 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए जी कैसा लगा, नहीं लगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर हमारे वीडियो को आप स्किप करके जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।